हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 8वां चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री हम देख रहे हैं और इसकी हम पूरा एनसीईआरटी इसको कंप्लीट करें। इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। हम इसको सीटेट के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए है ये। तो आप लोग एक बार जी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लोहे के औजार और खेती। लोहे के प्रयोग देखो आज एक आम बात है ना, हम लोग तो लोहे हर चीज़ में देख रहे हैं। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, डेली का हिस्सा है यार, हर एक चीज़ में लोहा है। तो ये लेकिन ये इसकी खोज कब हुई? देखो, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ? इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये लाइन याद रखिएगा, 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो है ना वो बहुत बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बदले लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे? मतलब पहले देखो, स्टार्टिंग में तो लोग कैसे लकड़ी का हल उल बनाते थे, फिर उसके बाद से बनाना लोहे का मतलब औजार बनाना शुरू किए हैं। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी के लिए कुल्हाड़ियाँ, अब बिना जंगल को साफ करेंगे कुल्हाड़ी तो चाहिए ही ना, और जुताई के लिए हलों के फाल, ये सब भी शामिल हैं। लोहे के फाल, अब मतलब कि लोहे के फाल जब जब बन गए ना तो कृषि में उत्पादन हुआ, क्योंकि बंजर खेत जो जमीन होती थी उसको लकड़ी का फाल तो जोत नहीं पाता था। तो इसलिए मतलब कि जैसे लोहा आया और डे बाय डे खेती अच्छी बढ़ती गई। कृषि उत्पादन के लिए बढ़ाए गए कदम या फिर अन्य कदम, या जिसको हम सिंचाई बोलते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। देखो भाई, देखो राजा तभी बना रहेगा जब उसका प्रजा बहुत अच्छे से रहेगा, उसका गांव बहुत अच्छे से रहेगा, तभी ना। जब कुछ रहेगा ही नहीं, जबरदस्ती आप थोड़ी कह सकते हो कि मैं राजा हूँ। जिस तरह कृषि के नए मतलब कि कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई आए, हम अध्याय 5 में पढ़े हैं ना रोपाई के बारे में। जिस मतलब कि कैसे लोग रोपाई करना शुरू कर दिए, धान के बीज छिड़कते थे, फिर उसके बाद उसका जब बीज उगता था फिर जाके रोपाई करते थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ, मतलब उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। मतलब कि क्या किया जाए, कृत्रिम जलाशय के पानी स्टोर करके रखे रहते थे। लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई, कि मतलब कम होगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्चा किया। गांव में कौन रहते थे? देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। गांव में कौन रहते? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कहाँ से? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला कहा जाता था। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या बोलते थे? बेलल्ला कहा जाता। साधारण हलवाई को उड़वार, देख जो साधारण हलवाहा था उसको उड़वार, और भूमिहीन मजदूर या फिर दास को क्या बोलते थे? कैडिसियार और अधिमई कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर को क्या बोलते थे? कैडिसियार, और दास को क्या बोलते थे? अधिमई। फिर से याद रखिएगा, बड़े भूस्वामी को विलल्ला, साधारण हलवाई को उड़वार और भूमिहीन मजदूर को कैडिसियार और दास को क्या बोलते थे? अधिमई कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा दे देगा कि किसको क्या कहते थे। अब आते हैं देश के उत्तरी भाग में। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये तो दक्षिण की साउथ की बात हुई, अब ये नॉर्थ की बात हो रही है ना। ये मान लो ये हमारे साउथ की बात हो रही है, अब हम यहाँ नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो देश के उत्तरी गांव में जो होते थे, गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ये ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कहलाता, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे राजा का बेटा राजा, जैसे ग्राम भोजक का बेटा ग्राम भोजक, एक ही परिवार के लोग बने रहते थे। और अब तो ऐसा नहीं होता ना, अब तो हमारे यहाँ चुनाव होता है प्रधान का, यानी कि यदि पद अनुवांशिक था, या आप ये कह सकते हो ये पद जो था अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। देखो, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर सबसे बड़ा कौन होता था? गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता। अभी देखो, जिसके पास सबसे ज्यादा है उसका थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा है। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। अब जाहिर सी बात, इनके पास इतना ज्यादा था तो लोग इनके यहाँ काम करते ही होंगे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। मतलब ये जब इतने प्रभावशाली थे तो राजा क्या करता था? कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये लाइन याद रखिएगा, आ चुका है। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजकों के अलावा भी अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। गृहपति किसको कहा जाता था? ग्राम भोजक के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। ज़्यादातर कौन होते थे? छोटे किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। देखो, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उन्हें दास कर्मकार आते थे। इनमें कौन आते थे? दास कर्मकार, जिनके पास अपना खुद का नहीं होता, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपना जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। कैसे? अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ मतलब कि शिल्पकार भी होते थे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल के होते थे। या तो ये धातु की चादर को काट कर या धातु को की चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ मतलब कि ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहे जाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है, क्योंकि मदुरई के कवि सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। सिक्के, पुरातत्वविद को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। भाई बहुत सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के जो थे आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले थे। कितना चले थे? सबसे पुराना था और 500 साल चला था। इसका चित्र नीचे दिया गया है, ये देखिए। चांदी या तांबे का, देखो चांदी या तांबे का पर मतलब कि विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। देखो अलग अलग टाइप की आकृति बनाए जाते थे और इसी के कारण इनको क्या कहा गया? आहत सिक्का कहा गया है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, देखो उदाहरण के लिए मथुरा कैसे हुआ। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों में स्थित था। याद रखिएगा, मथुरा से क्वेश्चन आता है। ये 2500 साल से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा, ठीक है, क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों में स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? ये नॉर्थ से एक जाता था, वेस्ट की साइड जाता था, और दूसरा जो था ये उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था, जाने वाला रास्ता था, और व्यापार और यातायात के लिए मुख्य था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। मतलब ये शहर है, उसके चारों तरफ किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर। अभी भी हमारा मथुरा फेमस है यार। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। आसपास के जो किसान होते थे या पशुपालक जो शहर के लोग रहते थे उनके लिए भोजन जुटाते थे। मूर्तियाँ मतलब कि मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, याद रखिएगा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ये क्वेश्चन आया है और मैं आपको दिखा दूंगी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी बनी थी। किसकी? कुषाणों की राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुम आगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, ये भी याद रखिएगा। और हमारा मथुरा किस लिए फेमस था? यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और है भी। उसके बाद आता है मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मतलब कि जो मथुरा है वहाँ पे खंड है, मूर्तियाँ, उस पर अनेक अभिलेख मिले लिखे। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठ या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब किसी के बारे में लिखे हैं कि उन्होंने किसको क्या दिया, जैसे पुरुष ने किसी ने दान किया, स्त्री ने। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। भाई दान वही देगा ना जिनके पास होगा। उदाहरण के लिए मथुरा में अभिलेख सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। इन लोगों ने दिए हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। इसलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचेंगे, जैसे कि मतलब कि बचे ही नहीं हैं, नहीं तो बहुत सारे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। ये नॉर्थ में वाराणसी हो गया और यहाँ साउथ में ये हमारा मदुरई कपड़ों के लिए। ठीक है,
प्रसिद्ध था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। कौन? स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी किसको कहते थे? अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो अपने संघ बनाने लगे थे, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना था और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे, जैसे अभी हम लोग बैंक में करते हैं, तो जैसे श्रेणी भी बैंक की तरह काम करता था। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि में धार्मिक संस्थानों को ये लोग क्या करते थे? दे देते थे। सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेडू, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अरिकामेडू ये लगभग 2200 से लेके 1900 साल पहले अरिकामेडू का एक पतन था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, ऐसा माना जाता है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, जैसे भी कढ़ाई है हम लोग क्या यार इस तरह से लगा होता था। साथ ही ये एरेटाइन जैसे मुहर लगे और चमकदार बर्तन भी मिले हैं। मतलब एरेटाइन जैसे मुहर भी वाले मिले हैं और चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं पे फेमस था एरेटाइन पात्र। इस मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मुहर ये लोग कैसे लगाते थे मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ये लोग गीली मिट्टी को लगा के बनाते थे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन का तो रोम था, किंतु ये वही बनाए जाते थे। कुछ ऐसे भी मिले कि इटली की जो कैपिटल मतलब उनका डिज़ाइन रोम की तरह था, क्योंकि ये बर्तन वहीं पे बनाए जाते हैं। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि दूर दूर तक व्यापार होता था। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे ना। और यहाँ पर शीशे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हुए हैं। व्यापार और व्यापारी, तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थल से मिले हुए हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुँचे कैसे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखो ऐसा कुछ है नहीं, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि थे तो नहीं हम वहाँ जहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ इत्र बन रहा है कन्नौज में, और जाके हर जगह पे सबके पास है ना, पूरे वर्ल्ड में है। दक्षिण भारत से सोना, मशाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, ये काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कहाँ पे? रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, तभी तो वो काले मिर्च को सोना बोलते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनसे हमें कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते हैं। अब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रास्ता तो निकालेंगे। तो व्यापारियों ने समुद्र के किनारे चलते थे कुछ लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके जाते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। मतलब जिस डायरेक्शन में हवा है उसी पे चलते थे और पहुंच जाते थे फटाक से। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना ये पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तब के लोग देखो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। समुद्र तटों पर लगे राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। मतलब कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग की बात हो रही है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। जाहिर सी बात है, नदी जहाँ पे पानी वानी होगा तो उपजाऊ होगा ही। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। यह क्या है? एक तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया है। जिसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया है। ठीक है, मूवेंदार का आप समझ लीजिएगा क्या अर्थ होता है इसका। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। किसके लिए? चेर और पांड के लिए किया गया था। इनके लिए करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन मूवेंदार थे? चेर और पांड। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा में दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। मतलब कि दो सत्ता केंद्र होता था। एक तटीय हिस्सा में, मतलब ये मान लो समुद्र के
किनारे और एक इसके अंदर। इस तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा जो था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये लोग मतलब कि ये ज़्यादा फेमस है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। मतलब ये टैक्स नहीं लेते थे नियमित, ये लोग उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक या अभियानों पर भी ये निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से क्या करते थे, शुल्क वसूल लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ धन तो क्या करते थे, अपने पास रखते, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों में बांट देते थे, दानवीर बन जाते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जिन्हें उन्हें कीमती जवाहरात, सोने के घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। जब इनके बारे में अच्छा अच्छा कवि लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इनको मिलेगा ही, इसलिए कवि भी तो थोड़े से लालच में ही लिखते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक है, सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ बालश्री, उसकी माँ जो है बाल और गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है। सातकर्णी के बारे में कैसे, उसके बारे में हमें उसकी माँ और गौतमी बालश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक जो है वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेज के रखी थी। अब रेशम और कुसार देख लेते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर वसूलना, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब कि ये शासक सुरक्षा देते थे ताकि उन्हें शुल्क वगैरह तोहफा में मिल सके, लुटेरे से बचाते थे। सिल्क रूट पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, कुषाण थे। ये क्या करते थे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनकी 2 शक्तिशाली केंद्र थी। ठीक है, तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर वहां से जहाजों के रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो ये याद रखिएगा कुषाणों के बारे में, ये कुषाणों के बारे में याद करने लायक फैक्ट था। आपसे पूछ लेगा, और उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई, 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई और आहत सिक्के करीब कब आए, तो 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल, अरिकामेडु का पतन 2200 से लेकर 1900 के बीच में। और रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई, 7000 साल पहले। चेर पांडे 2300 साल लगभग पूर्व थे, और उसके बाद रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000। और कुषाण शासक कनिष्क ये कब थे, 1900 साल पहले। ठीक है, फाशियन भारत कब आया था, 1600 वर्ष पहले। श्वेत सॉन्ग भारत की शुरुआत अपार की शिव स्थिति में की थी रचना इसने। ठीक है, लगभग 1400 साल पहले। तो इस चैप्टर से यह समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, तो आप ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज है और 49 रुपीज़ का है। और कमेंट में जो नंबर है व्हाट्सएप पे आप उसको करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करिएगा, मैं आपको दे दूँगी।